बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री ग्रिप इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर करीम M.A। शागिल बड़े इत्मीनान से कार चलाता हुआ नेवल इंजीनियरिंग हेडक्वार्टर के फर्स्ट गेट की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उसके जिस्म पर बहरिया के कैप्टन की यूनिफॉर्म थी और चेहरे पर ऐसा मेकअप था कि वो वाकई कोई सख्त गिर कैप्टन लग रहा था। वो अभी थोड़ी देर पहले पाकेशिया के साहिल पर उतरा था। नकली इन्वेंट्री ग्रिप उसके कोट के अस्तर में कांधे पर इस तरह सिली हुई थी कि ऊपर से कांधे का मखसूस पैड आ गया था। इसको यहाँ पहुंचाने के लिए इंतहाई मखसूस इंतजामात किए गए थे। बहरिया के एक हेलीकॉप्टर से नीची परवाज करता हुआ वो पाकेशिया की सरहद के करीब खुले समुंदर से एक लॉन्च पर उतरा और फिर लॉन्च इसे साहिल के एक वीरान हिस्से तक लेकर आई। यह एक मखसूस एजेंट कार लिए हुए मौजूद था। उसने शागिल को मजीद हिदायत दी और शागिल कार लेकर नेवल इंजीनियरिंग हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ा। कागजात की रूह से इसका नाम आसिम था और वह एक जंगी जहाज का कैप्टन था। ये जंगी जहाज आजकल इंजीनियरिंग हेडक्वार्टर में जनरल ओवरहॉलिंग के लिए मौजूद था और इसकी चेकिंग के लिए शागिल वहां जा रहा था। उसे बताया गया था कि नेवल इंजीनियरिंग हेडक्वार्टर में इंतहाई सख्त इंतजामात होते हैं, इसलिए उसे हर लम्हा इंतहाई चौकन्ना और ख़बरदार रहना होगा। लेकिन शागिल जाहिर है कि सीक्रेट सर्विस का चीफ था, इसलिए उसने इन हिफाजती इक़दामात की कुछ देर ज़्यादा परवाह ना की। कार चलाते हुए जब वो साहिल से घाट पर पहुंचा और फिर वहां से इस सड़क की तरफ बढ़ गया जो नेवल इंजीनियरिंग हेडक्वार्टर के गेट की तरफ जाती थी, उसे तमाम रास्तों और मखसूस चेक पोस्टों और उनके तरीक़ाकार और मखसूस कोड पहले से ही बता दिए गए थे, इसलिए भी वो खासा मुतमईन और खुद एतमाद था। कार तेजी से दौड़ती हुई जैसे ही एक मोड़ पर मुड़ी, सामने फर्स्ट गेट आ गया। यहाँ पहली चेक पोस्ट थी और शागिल से पहली दो कारें वहां रुकी हुई थीं। शागिल ने एक कार इनके पीछे जाकर रोक दी और खुद नीचे उतरकर साइड में बने एक बैरिक नुमा कमरे की तरफ बढ़ गया। इस कमरे में एक मेज के पीछे नेवल पुलिस की मखसूस यूनिफॉर्म पहने दो ऑफिसर बैठे हुए थे। उनके सामने रजिस्टर रखे हुए थे। जैसे शागिल अंदर दाखिल हुआ, एक ऑफिसर के सामने मौजूद आदमी वापस मुड़ गया। उसके हाथ में एक सुर्ख रंग का कार्ड था। यस सर, पुलिस ऑफिसर ने गौर से शागिल को देखते हुए कहा। कैप्टन आसिम ऑफ टाइगर S3, शागिल ने बदले हुए लहजे में पुलिस ऑफिसर से मुखातिब होकर कहा और जेब से एक शनाख्ती कार्ड निकालकर ऑफिसर के सामने रख दिया। ऑफिसर ने सर हिलाते हुए कार्ड उठाया, इस पर लिखे हुए नंबर रजिस्टर पर दर्ज किए और फिर टेलीफोन का रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल किया। कैप्टन आसिम ऑफ टाइगर S3, पुलिस ऑफिसर ने कहा और दूसरी तरफ से कुछ सुनकर उसने रिसीवर वापस रख दिया और फिर मेज की दराज से वैसा ही सुर्ख रंग का कार्ड निकालकर उसने इस पर मोहर लगाई और शागिल का शनाख्ती कार्ड और ये सुर्ख कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। शागिल ने दोनों कार्ड पकड़े और बैरिक नुमा कमरे से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। आगे मौजूद दोनों कारें अब गायब हो चुकी थीं। शागिल जब कार में बैठा तो उसे फौरन एहसास हो गया कि कार की तलाशी ली गई है, लेकिन उसने बगैर इधर उधर देखे खामोशी से कार स्टार्ट की और गेट के एक फाटक की तरफ मुड़ गया। फाटक के करीब कार रोककर उसने सुर्ख कार्ड मुसल्ला गार्ड की तरफ बढ़ा दिया। गार्ड ने कार्ड लेकर फाटक में बनी हुई एक छुरी में डाल दिया। दूसरे में फाटक खुद ब खुद खुलता चला गया और शागिल ने कार आगे बढ़ा दी। सड़क आगे जा रही थी, लेकिन उसके दोनों अतराफ में खारदार तारों की बाड़ लगाकर उसे बंद कर दिया गया था। थोड़ी देर बाद इंजीनियरिंग हेडक्वार्टर का असल गेट आ गया और शागिल ने कार इस गेट के सामने रोक दी। इसे बताया गया था कि इस गेट की दूसरी तरफ एक लंबी सी सुरंगनुमा राहदारी है जिसमें से इसने कार समेत गुजरना होगा। इस राहदारी में ऐसी मशीन फिट थी जो सिर्फ धमाके के आलात का पता चलाती है, यानी कोई बम वगैरह, और चूंकि शागिल के पास ऐसी कोई चीज भी ना थी इसलिए वो मुतमईन बैठा हुआ था। इसकी कार रुकते ही वहां मौजूद एक गार्ड तेजी से इसके करीब पहुंचा। कैप्टन आसिम ऑफ टाइगर S3, शागिल ने गार्ड से कहा और साथ ही उसने अपना शनाख्ती कार्ड गार्ड की तरफ बढ़ा दिया। आपने कहां जाना है? गार्ड ने शनाख्ती कार्ड को गौर से देखते हुए पूछा। ओवरहॉलिंग सेक्शन में, शागिल ने जवाब दिया। ओके, गार्ड ने मुतमईन लहजे में कहा और कार्ड वापस शागिल को देकर वो गेट की साइड में बने हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद गेट खुल गया और दूसरी तरफ बनी हुई राहदारी नजर आने लगी।
शागिल ने होंठ सुकेड़ते हुए कार आगे बढ़ा दी और चंद लम्हों में वो राहदारी क्रॉस करता हुआ इमारत के खुले मैदान में आ गया। यहाँ एक तरफ पार्किंग बनी हुई थी। उसने कार अपने मखसूस नंबर पर रोकी। यह नंबर इसे पहले ही बता दिया गया था और फिर नीचे उतर आया। असल इमारत में दाखिल होने से पहले ही वो दाएं तरफ मुड़ गया और फिर एक साइड गैलरी से होता हुआ वो आगे बढ़ता चला गया। वो इस तरह चल रहा था जैसे कई सालों से यहाँ आना जाना उसका मामूल हो। थोड़ी देर बाद वो एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। उसने हाथ उठाकर दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा खुल गया। ओह, आइए कैप्टन आसिम, अंदर बैठे हुए एक नेवी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा और शागिल भी मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने अपना शनाख्ती कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। बस अब आपका टाइगर तैयार होने ही वाला है। ऑफिसर ने इससे कार्ड लेकर इसे एक मखसूस पंच मशीन में डालते हुए मुस्कुराकर कहा। हाँ, मैं तो फारिग रह रहकर बोर हो गया हूँ, शागिल ने चौंक कर कहा। ओह सॉरी, मैं भूल गया था, नेवी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा। भूलने की बीमारी अच्छी नहीं होती, आदमी ऐसा खुद को भी भूल जाता है, शागिल ने कोड दोहराया। ओके, नेवी ऑफिसर ने इस बार बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा और मेज के किनारे लगा हुआ एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे दाएं तरफ वाली दीवार में दरवाजा खुला और शागिल खामोशी से इस तरफ बढ़ गया। दरवाजा क्रॉस करके वो एक खुले मैदान में आ गया। यहाँ एक सुर्ख रंग की जीप मौजूद थी जिसके साथ एक बावर्दी ड्राइवर खड़ा था। इसे शागिल को सैल्यूट किया। शागिल सर हिलाता हुआ फ्रंट सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने जीप का स्टीयरिंग संभाला। पहले स्पेशल डेक पर चलो, शागिल ने कदरे सख्त लहजे में ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। स्पेशल डेक पर? मगर सर, ड्राइवर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम चलो तो सही, मुझे अंदर नहीं जाना, शागिल ने पहले से ज्यादा सख्त लहजे में कहा और ड्राइवर सर हिलाते हुए जीप आगे बढ़ा दी। शागिल बड़े चौकन्ने अंदाज में बैठा हुआ था क्योंकि जीप के पहुंचने के बाद अब इसका असल मिशन शुरू होना था। सर आप, ड्राइवर ने एक बार फिर कुछ कहना चाहा क्योंकि शागिल का यह हुक्म सरासर असूल और कानून के खिलाफ था। नो कमेंट्स, शागिल ने करख्त लहजे में कहा और ड्राइवर होंठ भेजकर खामोश हो गया। जीप मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई सफेद रंग की एक छोटी सी इमारत के करीब पहुंच गई। इमारत का गेट बंद था। ड्राइवर ने जीप गेट के करीब रोक दी। गेट के बाहर खड़े हुए दो मुसल्ला गार्ड हैरत से जीप और शागिल को देखने लगे, जैसे उन्हें इसकी यहाँ आमद की वजह तस्मिया समझ ना आई हो। इधर आओ, शागिल ने जीप में बैठे बैठे एक गार्ड से मुखातिब होकर कहा। यस सर, गार्ड ने करीब आकर मुअद्दबाना लहजे में पूछा। सब इंजीनियर जॉनसन से मैंने एक जरूरी बात करनी है, फोन पर, शागिल ने कदरे तहकमाना लहजे में कहा। टेलीफोन पर तो बात हो सकती है सर, आइए, गार्ड ने सर हिलाते हुए कहा और शागिल जीप से नीचे उतर आया। गाड़ी से हमरा लिए गेट के सामने बने एक छोटे से कमरे में लेकर गया। एक मेज पर टेलीफोन रखा हुआ था। गार्ड ने रिसीवर उठाया और फिर ऑपरेटर से बात करने लगा। ये लीजिए सर, जॉनसन अभी लाइन पर आने वाले हैं, गार्ड ने रिसीवर शागिल की तरफ बढ़ाते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा। थैंक यू, बात कुछ जाती है, इसलिए अगर तुम बाहर चले जाओ तो, शागिल ने कहा। ओह यस सर, गार्ड ने कहा और तेज तेज कदम उठाता कमरे से ना सिर्फ बाहर चला गया बल्कि इससे जाते हुए दरवाजा भी बंद कर दिया। शागिल ने जरा दरवाजा बंद होते ही रिसीवर एक तरफ रखा और बिजली की सी तेजी से कोट उतारा। उसके कंधे वाले हिस्से से अंदर की तरफ लटका हुआ एक धागा जैसे ही उसने खींचा, हल्की सी सर की आवाज के साथ ही कोट का अस्तर एक साइड से उधरता चला गया और शागिल ने बिजली की सी तेजी से अंदर दो उंगलियां डालकर इसमें से एक पतली लेकिन मुस्ततील नुमा डब्बियां बाहर निकाली और फिर पहले जैसी तेजी से ही इसने कोट वापस पहनकर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से बार बार हेलो हेलो की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हेलो, इस बार शागिल ने कहा। कौन साहब हैं? मैं जॉनसन बोल रहा हूं, एक भारी सी आवाज सुनाई दी। कैप्टन आसिम ऑफ टाइगर S3, शागिल ने कहा। वो डब्बियां इसके दूसरे हाथ में दबी हुई थी। यस फरमाइए, दूसरी तरफ से चौंकते हुए पूछा गया। आईजी के मुतालिक बात करनी है, क्या आप बाहर आ सकते हैं? शागिल ने कहा। ओह अच्छा, ठीक है, मैं आ रहा हूं, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, मैं बाहर अपनी जीप में इंतजार करूंगा, शागिल ने कहा और रिसीवर रखकर वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। इसका इन्वेंट्री ग्रिप वाला हाथ अब जेब में था। वो कदम बढ़ाता अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर जीप के बाहर खामोश खड़ा था। चले सर, ड्राइवर ने शागिल के करीब आने पर कहा। नहीं, मिस्टर जॉनसन बाहर आ रहे हैं,
मैंने उनसे एक जाती बात करनी है, अभी रुको, शागिल ने फ्रंट सीट पर बैठते हुए कहा, और ड्राइवर ने सर हिला दिया। वो वैसे ही बाहर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद गेट खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी जिसने सफेद रंग का ओवरऑल पहना हुआ था तेज तेज कदम उठाता जीप की तरफ आने लगा। ओह कैप्टन आसिम, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ की, आने वाले ने दूर से ही शुक्रिया अदा करते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं मिस्टर जॉनसन, ये तो मेरा फर्ज है, शागिल ने मुस्कुराते हुए कहा, और जॉनसन जीप के करीब पहुंच गया। ओह ड्राइवर, तुम जरा गार्ड्स के पास रुको, मैंने एक जाती बात करनी है, जॉनसन ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा, और ड्राइवर यस सर कहकर गार्ड्स की तरफ बढ़ गया। फिर जॉनसन उछलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कोई मुश्किल? जॉनसन ने हाथ सीट के साथ शागिल की तरफ खिसकाते हुए पूछा। नहीं, ऑल ओके, शागिल ने कहा, और जेब से हाथ बाहर निकालकर इसे जॉनसन के हाथ पर रखा और दूसरे लम्हे हाथ वापस खींच लिया। उसकी हथेली में दबी हुई इन्वेंट्री ग्रिप जॉनसन की हथेली में चली गई और जॉनसन का हाथ तेजी से सिमटा और ओवरऑल की जेब में दाखिल हो गया। यहाँ बड़ी सख्त चेकिंग और निगरानी हो रही है। वैसे शुक्र है कि अभी तक किसी को आईजी की चेकिंग का ख्याल नहीं आया, क्योंकि अभी तक चेकिंग वहां तक नहीं पहुंची। मुझे वैसे बड़ा खतरा था, क्योंकि चंद घंटों बाद इस की चेकिंग शुरू होने वाली थी, जॉनसन ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर उछलकर जीप से नीचे उतर गया और वापस गेट की तरफ बढ़ गया। जाओ ड्राइवर साहब, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जॉनसन ने गेट के करीब शागिल के ड्राइवर से कहा, और ड्राइवर सर हिलाता हुआ वापस जीप की तरफ बढ़ने लगा और जॉनसन गेट की छोटी खिड़की से अंदर दाखिल हो गया। बस ठीक है, चलो, शागिल ने मुतमईन लहजे में ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा, और ड्राइवर उछलकर सीट पर बैठा और उसने जीप को वापस मोड़ दिया। लेकिन अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक एक साइड से एक सुर्ख रंग की कार निकलकर सायरन बजाती हुई इनकी जीप की तरफ बढ़ी और ड्राइवर के साथ साथ शागिल भी चौंक पड़ा, क्योंकि कार पर पुलिस के अल्फाज लिखे हुए थे। ड्राइवर ने जीप रोक दी और कार तेजी से करीब आकर रुकी। शागिल के होंठ भींच गए और इसके आसाब तन गए। कार से एक पुलिस ऑफिसर नीचे उतरा और तेजी से शागिल की तरफ बढ़ा। सर, आपको कमांडर साहब याद कर रहे हैं। पहले उन्होंने X3 पर बात की, लेकिन आप वहां ना पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने हमें कॉल किया कि आपको तलाश करके पैगाम दिया जाए, ऑफिसर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। कहाँ है वो? शागिल ने चौंक कर पूछा। सर, अपने दफ्तर में है, ऑफिसर ने हैरत भरे लहजे में जवाब दिया। थैंक यू, चलो ड्राइवर, शागिल ने कहा और फिर ड्राइवर से मुखातिब हो गया। पुलिस ऑफिसर सलाम करके वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गया, जबकि ड्राइवर ने कार को बाएं हाथ मोड़ दिया और इसकी रफ्तार पहले से बहुत ज्यादा तेज थी। इत्मीनान से चलो, शागिल ने कहा। ओ सर, आप कमांडर साहब को जानते तो हैं, वो एक लम्हे की भी ताखीर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ड्राइवर ने चौंकते हुए कहा और शागिल खामोश हो गया। उसका जहन इंतहाई तेज रफ्तारी से इस नई सिचुएशन के मुतालिक सोच रहा था। उसका असल मिशन तो मुकम्मल हो चुका था, लेकिन ये कमांडर वाला मसला इसकी छठी हिस्स को बार बार खबरदार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जीप एक सुर्ख रंग की इमारत के सामने जाकर रुक गई, जिसके बाहर बरामदे में 4 मुसल्लह नेवी पुलिस के अफराद बड़े मुस्ताद अंदाज में खड़े थे। सामने ही एक दरवाजा नजर आ रहा था, जिसके बाद कमांडिंग इंजीनियरिंग बेस के अल्फाज लिखे हुए थे। जीप रुकते ही शागिल नीचे उतरा और तेज कदम उठाता बरामदे की तरफ बढ़ गया। एक सिपाही ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा के सामने लटका हुआ पर्दा हटा दिया और शागिल अंदर दाखिल हुआ। इस कमरे में मेज के पीछे कमांडर का पीए बैठा हुआ था। ओह, आप आ गए। कमांडर साहब आपका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, पीए ने शागिल को देखते ही चौंक कर कहा, और साथ ही इसने जल्दी से सामने रखे इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक नंबर प्रेस कर दिया। सर, कैप्टन आसिम तशरीफ लाए हैं, पीए ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। फिर दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद उसने यस सर कहते हुए रिसीवर वापस कैडल पर रख दिया। तशरीफ ले जाइए सर, पीए ने रिसीवर रखते हुए शागिल से मुखातिब होकर कहा, और शागिल सर हिलाता हुआ साइड दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जिस पर नो एडमिशन के अल्फाज लिखे हुए थे। इसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। ये कमरा वाकई इंतहाई खूबसूरत और जदीद अंदाज में सजा हुआ था। महागनी की एक बड़ी और पुरवकार ऑफिस टेबल के पीछे भारी सफेद मूंछों वाला कमांडर बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर नेवी की यूनिफॉर्म थी। शागिल ने अंदर जाते ही नेवी के मखसूस अंदाज में सलाम किया। तशरीफ रखिए कैप्टन, कमांडर ने गौर से शागिल को देखते हुए भारी आवाज में कहा, और शागिल खामोशी से मेज के सामने रखी हुई 4 कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। कैप्टन आसिम,
आप X3 में जाने की बजाय स्पेशल डेक की तरफ गए और वहां आपने सब इंजीनियर जॉनसन को टेलीफोन करके बाहर बुलाया और फिर अपने ड्राइवर को गार्ड्स के पास भेजकर अपनी जीप में बैठे बातें करते रहे। कमांडर ने इस तरह एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा, जैसे सरकारी वकील अदालत के सामने मुजरिम पर आयद करदा इल्जामात सुनाता है। शागिल खामोश और मुतमईन अंदाज में बैठा रहा। आपको सही इत्तला मिली है, शागिल ने इसी तरह मुतमईन लहजे में जवाब दिया। इसे यहाँ भेजे जाने से पहले कैप्टन आसिम के मुतालिक तफसीलात बता दी गई थी, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन था। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये खिलाफ मामूल काम क्यों हुआ? कमांडर ने आगे की तरफ झुकते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा। मैंने उनसे एक पर्सनल बात कहनी थी जो मैं फोन पर नहीं कहना चाहता था, शागिल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और कमांडर के मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है। उसके चेहरे पर छाया हुआ जोश यकलख ठंडा पड़ गया था और शागिल इसकी इस कैफियत पर दिल ही दिल में हंस पड़ा। उसे मालूम था कि कैप्टन आसिम और जॉनसन दोनों गहरे दोस्त हैं, इसलिए जाहिर है कि इसके जवाब में खासा वजन था और कमांडर जो शायद जहनी तौर पर कोई बड़ा महल बनाए बैठा था, शागिल के एक ही जवाब से अपना महल गायब होता हुआ महसूस करने लगा। ओह अच्छा, मैं समझा कोई खास बात होगी। मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि टाइगर को एडमिरल साहब ने नई जंगी स्कीम में शामिल करने का हुक्म दिया है। जहाज कल यहाँ से फारिग हो जाएगा, इसलिए आप एडमिरल से बात कर लें ताकि नई जंगी स्कीम के मुतालिक तफसीलात हासिल कर सकें। इस बार कमांडर ने बड़े सादा से लहजे में कहा। मिल लूंगा, लेकिन पहले मैं चेकिंग तो कर लूं, शागिल ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह नहीं कैप्टन, एडमिरल साहब की मखसूस हिदायत है कि आप जल्द अज जल्द उनसे मिलें, इसलिए प्लीज आप अभी मिल लें, कमांडर ने चौंकते हुए कहा। ओके ठीक है, और कुछ? शागिल ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। थैंक यू, कमांडर ने जवाब दिया और शागिल ने उठकर एक बार फिर मखसूस अंदाज में सलाम किया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि इसे फौरी तौर पर वापस जाने का बहाना मिल गया है। चुनाचे वो चंद लम्हों बाद इसी नेवी ऑफिसर के पास पहुंच गया जिससे कोडवर्ड्स के बाद जीप तक पहुंचा था। ये लीजिए कार्ड, कमांडर ने मुझे बता दिया कि इनके हुक्म पर आप फौरी तौर पर वापस जा रहे हैं। ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए एक सुर्ख रंग का कार्ड शागिल की तरफ बढ़ाते हुए कहा। थैंक यू, शागिल ने मुख्तसर लफ्जों में जवाब दिया और कार्ड लेकर बाहर की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार दोनों गेट्स को क्रॉस करती हुई बैरूनी सड़क पर पहुंच गई और शागिल ने कार वापस उसी जगह की तरफ मोड़ दी जहां से वो चला था। वो अब जल्द अज जल्द पाकिस्तान से निकलना चाहता था और दूसरी बात यह कि असल कैप्टन आसिम तक वो ये सारी इत्तलात फौरी तौर पर पहुंचाना चाहता था ताकि अचानक कोई गड़बड़ ना हो जाए। उसे बताया गया था कि कैप्टन आसिम काफिरिस्तान का एजेंट है। दरवाजा एक धमाके से खुला और मेज पर झुके हुए गंजे सर वाले आदमी ने चौंक कर सर उठाया। दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था और फिर इसने पहले के बोलने के लिए उसके होंठ खुलते वो अधेड़ उम्र चीख पड़ा। यू नॉनसेंस, ये क्या तरीका है अंदर आने का? अधेड़ उम्र के लहजे से इंतहाई गुस्सा टपक रहा था। सर, बात ही ऐसी हो गई है, 4 अफराद इंतहाई खुफिया तौर पर लेबोरेटरी में दाखिल होना चाहते थे और सर वो RT-1 को भी क्रॉस कर चुके थे, लेकिन RT-1 ने कोई कॉशन ना दिया। वो तो इत्तफाकन टेली रेंज पर रेड कॉशन हुआ, तो मैंने स्पेशल टेली रेंज ऑन किया। तब मैंने देखा कि एक गौताखोर पटखनियां खाता हुआ समुद्र की सतह की तरफ उठता जा रहा था और 3 गौताखोर उसके पीछे लपक रहे थे। वो स्पेशल वे से गुजर रहे थे और हमें कोई कॉशन ना था। मैंने फौरी तौर पर डबल रेस ऑन करके उन्हें बेहोश कर दिया और फिर हंगामी स्क्वाड के जरिए उन्हें ब्लू रूम में पहुंचाने का हुक्म देकर आपको बताने आया हूं, नौजवान ने इंतहाई तेज लहजे में कहा। मिस्टर कृष्ण, अधेड़ उमर ने इंतहाई संजीदा आवाज में कहा। जी यस सर, नौजवान जिसका नाम कृष्ण था और जो लेबोरेटरी का सेकंड चीफ ऑफिसर था ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा। इसे हैरत इस बात पर थी कि लेबोरेटरी का चीफ ऑफिसर करमचंद इतना बड़ा वाकया सुनने के बावजूद ना सिर्फ ये कि चौंका तक नहीं, बल्कि इसके लहजे से महसूस हो रहा था जैसे कृष्ण ने इसे कोई आम सी बात बताई हो। इधर आओ, चीफ ऑफिसर ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। यस सर, कृष्ण किसी मकान की खिलौने की तरह कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ आया। कुर्सी पर बैठो। चीफ ऑफिसर का अंदाज वाकई इंतहाई हैरत अंगेज था और कृष्ण होठ भेजता हुआ मेज की दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर बैठ गया। क्या तुम ड्यूटी के दौरान भी पीने लगे हो? कितनी बोतलें पी हैं? चीफ ऑफिसर ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। ओ सर, मैं समझ गया, आप ये सोचे हैं कि मैं नशे में ऐसी बातें कर रहा हूं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने जो कुछ बताया वो हकीकत है।
कृष्ण ने होंठ काटते हुए कहा। तुम फिर बहक रहे हो। ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स RT1 को क्रॉस कर ले और वो क्वेश्चन ना दे, और फिर स्पेशल वे पर एक नहीं दो नहीं इकट्ठे 4 आदमी सफर कर रहे हो और उन्हें चेक ना किया जा सके? क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? चीफ ऑफिसर ने गुस्से से चीखते हुए जोर से मेज पर मुक्का मारकर कहा। ओह, आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप चेकिंग रूम से पूछ लें। बल्कि चेकिंग रूम से क्या पूछना, आप ब्लू रूम से पूछ लें। वो चारों अब तक वहां पहुंच चुके होंगे। इस बार कृष्ण के लहजे में भी झिंझिलाहट थी। यानी कि तुम्हारा मतलब है कि अब तुम्हारी तरह मैं भी हिमाकतें करूं? गलत आदमी को अव्वल तो रास्ता ही नहीं मिल सकता। अगर मिल भी जाए तो RT1 क्रॉस करते ही वो चेक हो जाएगा। चलो, RT1 भी तो वो क्रॉस कर गया और चेक ना हुआ तो उसे स्पेशल वे का कैसे पता चल गया? इस वे से गुजरते हुए तो यहाँ के लोग भी क्रॉसिंग से महफूज नहीं रह सकते। चीफ ऑफिसर को अभी तक कृष्ण की बात का यकीन ना आया था, लेकिन इस बार कृष्ण ने जवाब देने की बजाय मेज पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और नीम इस्तादा हालत में होकर उसने एक बटन दबा दिया और वापस कुर्सी पर बैठ गया। कृष्ण बोल रहा हूं, वो बेहोश गौताखोर पहुंच गए? कृष्ण ने तेज और तहकमाना लहजे में कहा। यस सर, अभी पहुंचे हैं। इनमें से एक की हालत खराब थी, उसे रास्ते में तिबी इमदाद भी दी गई थी, अब वो भी ठीक है। वैसे आपके हुक्म के मुताबिक इन्हें 0-0 के इंजेक्शन भी लगा दिए गए हैं। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ठीक है, कृष्ण ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या मतलब? क्या तुम वाकई ठीक कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? चीफ ऑफिसर का रद्देअमल पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो उछलकर कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ था और उसकी आंखें हैरत से फैलने लग गई थी। आइए ब्लू रूम चलते हैं, फिर आपको यकीन आ जाएगा, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह चलो, करमचंद ने बुखलाए हुए लहजे में कहा और तेजी से चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए वो एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा बंद था। कृष्ण ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया और करमचंद तेजी से कदम बढ़ाता कमरे में दाखिल हो गया। ये खासा वसी कमरा था जिसके दरमियान रखे हुए स्ट्रेचरों पर 4 अफराद लेटे हुए थे। उन चारों की आंखें बंद थीं। वो बेहोश थे, लेकिन इसके बावजूद इन चारों को स्ट्रेचरों के साथ मुंसलिक चमड़े की बेल्ट से अच्छी तरह बांध दिया गया था। उनके जिस्मों पर चुस्त स्याह रंग का लिबास था, गौताखोरी का लिबास उतार लिया गया था। ओह वाकई, लेकिन ये कौन है और ये किस मकसद के लिए यहाँ पर आ रहे थे? करमचंद ने बुरी तरह होंठ चबाते हुए कहा। सर, इनका मकसद इंतहाई खतरनाक लगता है। इनमें से हर एक के थैले में इंतहाई खौफनाक और जदीद किस्म के बम और ऐसे आलात हैं जिनसे किसी लेबोरेटरी को तबाह किया जा सकता है, साइड पर खड़े हुए एक मुसल्ला आदमी ने कहा और साथ ही उसने एक तरफ रखे हुए 4 थैलों की तरफ इशारा कर दिया जिनके साथ ही 4 गौताखोरी के लिबास भी पड़े हुए थे। इसका मतलब है ये लेबोरेटरी तबाह करने आ रहे थे। लेकिन ये कौन हो सकते हैं? चीफ ऑफिसर ने होंठ भेंचते हुए कहा। सर, दुश्मन एजेंट ही हो सकते हैं, और कौन हो सकता है? हमें इनके मुतालिक फौरी तौर पर आला हुकाम को इत्तला देनी चाहिए। कृष्ण ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। नहीं, इन्हें पहले होश में लेकर आओ, मैं खुद इनसे पूछगछ करना चाहता हूँ, चीफ ऑफिसर करमचंद ने सख्त लहजे में कहा। मेरे ख्याल में सर, एक आदमी को होश में लाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। कृष्ण शायद कुछ ज्यादा से ज्यादा ही मोहतात फितरत का आदमी साबित हो रहा था। ये बंधे हुए लोग क्या बिगाड़ सकते हैं? ख्वाम बुज़दिलों वाली बातें मत करो, करमचंद ने उसे झिड़कते हुए कहा। ठीक है सर, जैसा आपका हुक्म, मैं तो सिर्फ एहतियातन ऐसा कह रहा था, कृष्ण ने मुंह बनाते हुए कहा। इन्हें होश में ले आओ, करमचंद ने कहा और कृष्ण ने इस आदमी को इशारा किया जिसने थैलों के मुतालिक इत्तला दी थी। वो आदमी जल्दी से शुमाली दीवार की तरफ बढ़ा जिसमें एक अलमारी नस्ब थी। इसने अलमारी खोली और इसमें से एक छोटी सी बोतल निकाल ली और फिर वापस बंधे हुए अफराद की तरफ बढ़ गया। उसने एक आदमी के करीब जाकर बोतल का ढकना खोला और बोतल का खुला मुंह स्ट्रेचर पर बंधे हुए बेहोश आदमी की नाक से लगा दिया। इस तरह बारी बारी इसने चारों अफराद की नाक से बोतल लगाई और फिर बोतल बंद करके वापस अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने बोतल अलमारी में रखकर इसके पट बंद कर दिए और मुड़कर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद पहले आदमी को अचानक जोरदार छींक आई और उसके साथ ही उसने आंखें खोल दी। दूसरे लम्हे दूसरे ने भी यही हरकत की और फिर जितने जितने वक्फे से बोतल इनकी नाक से लगाई गई थी, तकरीबन इतने ही वक्फे से वो एक एक छींक मारकर होश में आ गए। वो सब होश में आते ही हैरत से इधर उधर देख रहे थे। उन्होंने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि चमड़े की बेल्ट से बंधे होने की वजह से वो उठना तो दरकिनार हरकत भी ना कर सकते थे। सुनो, तुम चारों इस वक्त मौत के दहाने पर मौजूद हो। अगर तुम मुझे सच सच बता दो कि किस मुल्क के एजेंट हो
और क्यों लेबोरेटरी को तबाह करना चाहते हो? तो शायद मैं तुम्हें आसान मौत मारने का फैसला कर लूं। चीफ ऑफिसर करमचंद ने इंतहाई करख्त लहजे में इन चारों से मुखातिब होकर कहा। पहले ये बताओ कि चीफ ऑफिसर कौन है? मैंने उससे इंतहाई टॉप सीक्रेट बात करनी है। एक स्ट्रेचर पर लेटे हुए आदमी ने इंतहाई बावकार लहजे में कहा। मैं हूं चीफ ऑफिसर करमचंद, और सुनो, मुझसे कोई खेल खेलने की जरूरत नहीं। मैं ऐसे मामलात से अच्छी तरह वाकिफ हूं। करमचंद ने आगे बढ़ते हुए कहा। करमचंद? ओह, तो तुम करमचंद हो, चीफ ऑफिसर हो? तो तुम समझ रहे हो कि हम किसी दुश्मन मुल्क के एजेंट हैं? इस आदमी ने इंतहाई तंजिया लहजे में कहा। जाहिर है, लेबोरेटरी को तबाह करने का सामान लेकर और फिर इस तरह चोरी छुपे लेबोरेटरी में दाखिल होने वाले हमारे साथी तो नहीं हो सकते। करमचंद ने भी इंतहाई तंजिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा। अगर तुम वाकई करमचंद हो तो फिर तुम ये जरूर जानते होगे कि P30 का क्या काम होता है, इस आदमी ने कहा। और इसका फिक्रा सुनकर करमचंद इस बुरी तरह चौंका कि जैसे उसे बिजली का इंतहाई ताकतवर करंट लगा हो। क्या क्या तुम क्या कह रहे हो? करमचंद बेख्तियार कदम बढ़ाता इस आदमी के करीब पहुंच गया। तुम्हारा ये चौंकना बता रहा है कि तुम वाकई करमचंद हो, चीफ ऑफिसर। अपने आदमियों को बाहर भेज दो, मैंने तुमसे इंतहाई टॉप सीक्रेट बात करनी है, इस आदमी ने खुश्क लहजे में कहा। तुम कौन हो? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और तुम कैसे P30 के बारे में जानते हो? करमचंद ने इस तरह गौर से इस आदमी को देखते हुए कहा जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। ये भी बता दूंगा, सुनो, जिस कदर जल्द तुम मेरी बात सुन लोगे उतने ही फायदे में रहोगे। और सुनो करमचंद, इंतहाई बहादुर और दलेर आदमी का नाम है, और हम तो वैसे भी बंधे हुए हैं, इसलिए वक्त जाया मत करो, अपने आदमियों को बाहर भेज दो, इस आदमी ने बावकार लहजे में कहा। जाओ, तुम दोनों बाहर जाओ। करमचंद ने मुड़कर जोशीले लहजे में कमरे में मौजूद कृष्ण के साथ साथ दूसरे मुसल्लह आदमी से कहा। मगर सर, कृष्ण ने अपनी एहतियात पसंद तबीयत के मुताबिक कहना चाहा। ओह, फिर वही बुजदिली की बातें। तुम मुझे नहीं जानते, ये तो बंधे हुए हैं। अगर ना भी बंधे हुए हों तब भी मैं खाली हाथ 1 मिनट में इन चारों को ठिकाने लगा सकता हूं, करमचंद ने गुस्सीले लहजे में चीखते हुए कहा। और कृष्ण सर झुकाकर बाहर की तरफ चल पड़ा। उसके साथ ही दूसरा मुसल्लह आदमी भी बाहर आ गया और उनके हुक्म में दरवाजा बंद हो गया। अब बताओ, कौन हो तुम और क्या कहना चाहते हो? करमचंद ने मुड़कर उस आदमी से कहा। मेरा थैला उठाओ, उसकी साइड में एक खुफिया खाना है, उसमें तुम्हारे लिए एक कागज है, उसे पढ़ लो, इसके बाद तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत ना रहेगी, इस आदमी ने बड़े सादा से लहजे में कहा। सुनो, तुम शायद मुझसे कोई खेल खेलना चाहते हो, सीधी तरह बता दो कि तुम कौन हो, वरना याद रखो करमचंद का एक थप्पड़ तुम्हारी गर्दन तोड़ सकता है, करमचंद ने बिफरे हुए लहजे में कहा। थप्पड़? जो शख्स एक थैले से डरता हो वो कम से कम करमचंद नहीं हो सकता, इस आदमी ने तंजिया लहजे में कहा। तुम आखिर बार बार मुझे क्यों चैलेंज कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? करमचंद एक बार फिर बिगड़ गया। सुनो करमचंद, ये इंतहाई टॉप सीक्रेट सरकारी मसला है, P30 इसमें बराह रास्त मुलविस है, इसलिए हमें यहाँ खुफिया तौर पर आना पड़ा है। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है कि तुम वो थैला उठाकर इसमें मौजूद कागज पढ़ लो, तुम्हें सारी बातों का खुद ब खुद पता चल जाएगा, इस आदमी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। और करमचंद चंद लम्हे खामोश खड़ा इसे देखता रहा। फिर वो इस तरफ को बढ़ गया जिधर थैले रखे हुए थे। इसने चारों थैले उठाए और इस आदमी की तरफ आ गया। इनमें से कौन सा थैला तुम्हारा है? करमचंद ने सख्त लहजे में पूछा। ये जो तुम्हारे दाएं हाथ में है, इस आदमी ने जवाब दिया। और करमचंद ने बाकी 3 थैले वहीं जमीन पर रखे और दाएं हाथ में पकड़े हुए थैले की जिप खोलना शुरू कर दी। इसकी दाएं तरफ अंदर एक जेब है, इसे टटोल कर खोल लो, इस आदमी ने कहा। और करमचंद ने सर हिलाते हुए जिप खोली और थैले के अंदर दाएं तरफ वाले हिस्से को उंगलियों से टटोलने लगा और वहां एक वाकई खुफिया जेब मौजूद थी। हाँ, इसमें खुफिया जेब है, करमचंद ने कदरे मुतमईन लहजे में कहा। इस पर 2 दफा उंगली की ठोकर मारो, खुफिया खाना खुल जाएगा, इस आदमी ने कहा। और करमचंद ने इसकी हिदायत पर अमल शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही उसने दूसरी बार उंगली की ठोकर मारी, थैले के मुंह से यकलख दूधिया किस्म की फुहार सी निकली, जैसे पानी की फुहार चश्मे के अचानक फूट पड़ने पर निकलती है। और ये फुहार थैले के खुले मुंह से निकलकर इस पर झुके हुए करमचंद के चेहरे पर पड़ी और करमचंद चीखता वो पीछे की तरफ हटा और दूसरे लम्हे वो धड़ाम से थैले समेत नीचे फर्श पर इस तरह गिरा जैसे कटा हुआ शहतीर गिरता है। क्या हुआ? क्या हुआ? ये कैसा धमाका था? अचानक दरवाजा खुला और कृष्ण तेजी से दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मालूम नहीं,
तुम्हारा बॉस अचानक चीख कर नीचे गिरा है, इस आदमी ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। तुमने जरूर कुछ किया है, तुमने, कृष्ण ने चीखते हुए बोला और उस आदमी पर झपट पड़ा और उसे पूरी कुव्वत से इसकी कनपटी पर मुक्का मारना चाहा। लेकिन उससे पहले कि उसका हाथ इस आदमी की कनपटी पर पड़ता, अचानक जमीन पर पड़े हुए थैले के खुले मुंह से एक खौफनाक धमाका हुआ और कृष्ण बुरी तरह चीखता हुआ मुंह के बल इस आदमी के ऊपर ही गिर पड़ा और फिर इस तरह टकराकर नीचे जमीन पर गिरा जैसे उसका जिस्म अकड़कर अचानक लकड़ी का हो गया हो और इस आदमी के हलक से जोरदार कहकहा निकला। ये क्या हो रहा है कैप्टन शकील, ये तुम क्या चक्कर चला रहे हो? अचानक साथ वाले स्ट्रेचर पर पड़े हुए एक आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो सब अब तक खामोश पड़े हुए थे, लेकिन अब इनमें से एक बोल पड़ा था। मैं इन्हें मफलूज करना चाहता था और मेरी तरकीब कामयाब रही। अब हमें फौरी तौर पर आजाद होना है, कैप्टन शकील ने जवाब दिया और इसके साथ ही इसने जोर से अपने जिस्म को दाएं तरफ झूला दिया। स्ट्रेचर इसके जिस्म के झकोले से हिला, लेकिन फिर किसी झूले की तरह वापस अपनी जगह पर जम गया। कैप्टन शकील ने दूसरी कोशिश की और इस बार एक धमाके से वो स्ट्रेचर समेत पहलू के बल फर्श पर जा गिरा। नीचे गिरते ही उसने अपने जिस्म को जोर से आगे की तरफ घसीटना शुरू किया, लेकिन जाहिर है कि स्ट्रेचर ने भी साथ ही घिसटना था, क्योंकि इसका जिस्म स्ट्रेचर के साथ मुंसलिक चमड़े की बेल्ट से बंधा हुआ था और इसके बाकी साथी हैरत से उसकी हैरत अंगेज और समझ में ना आने वाली कारकर्दगी को देख रहे थे। जरा सा आगे घिसटने के बाद कैप्टन शकील ने अपने जिस्म को पीछे की तरफ दबाव डालकर धकेलने की कोशिश की और दूसरे लम्हे इसके साथी ये देखकर हैरान रह गए कि कैप्टन शकील के दोनों हाथ यकलख्त आजाद हो चुके थे और फिर जैसे बर्क काम करती है, इसी तरह कैप्टन शकील ने अपने पांव खोले और उठकर खड़ा हो गया। कमाल है, ये क्या जादूगरी है? बाकी साथियों ने हैरत भरे लहजे में कहा। जादूगरी की कोई बात नहीं, नीचे धमाके से गिरने की वजह से जिस्म का पूरा दबाव आगे की तरफ पड़ा और चमड़े की बेल्ट्स काफी हद तक खिंच गईं और ढीली पड़ गईं, लेकिन थोड़ी सी कसर रहती थी, इसलिए मैंने और आगे को जोर लगाया और फिर जैसे ही पीछे की तरफ जिस्म को दबाया, बेल्ट्स इतनी ढीली पड़ गईं कि इनकी गिरफ्त से मेरी भिंची हुई मुट्ठियां बाहर निकल आने में कामयाब हो गईं। अगर ये चमड़े की बेल्ट्स की बजाय रस्सियां वगैरह होती तो जाहिर है कि तरकीब कामयाब ना होती, क्योंकि इनमें चमड़े की तरह खिंच जाने की सलाहियत नहीं होती। कैप्टन शकील ने अपने साथियों की बेल्ट्स खोलते हुए इन्हें असल बात बताई तो वो सब हैरत से इस तरह कैप्टन शकील को देखने लगे जैसे उन्हें इसके जहन पर रश्क आ रहा हो। अगर मैं करमचंद और इसके साथी को वक्ती तौर पर मफलूज ना करता तो इस तरकीब के लिए मैं वक्त कहां से निकाल सकता था, इसलिए मुझे अपने थैले को इस्तेमाल करना पड़ा। करमचंद काफिरिस्तानी नेवी इंटेलिजेंस का एजेंट है और मैं इसकी फितरत को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा कई बार इससे साबका पड़ा है, लेकिन जाहिर है कि अरसा काफी गुजर चुका है, इसलिए मैं फौरी तौर पर इसे पहचान ना सका। लेकिन जब इसने अपना नाम बताया तो मुझे इसकी मखसूस फितरत याद आ गई और मैंने इसे इसकी फितरत के मुताबिक डील कर लिया। थैले की साइड में T6 कैप्सूल मौजूद था, जिस पर ठोकर लगने से इसका ऊपर वाला हिस्सा खुला और बेहोश कर देने वाली गैस ने करमचंद को मफलूज कर दिया। मुझे इसके दूसरे आदमियों का भी खतरा था, लेकिन अभी T6 के नीचे वाला हिस्सा पहले हिस्से के चंद लम्हों बाद फटना था और वो खौफनाक धमाके से फटा और इसमें से निकलने वाली मखसूस T6 रेज ने कृष्ण को नीचे गिरा दिया। कृष्ण अचानक मेरे और नीचे पड़े थैले के दरमियान आ गया, वरना प्रोग्राम के मुताबिक ये रेस सीधी मेरे स्ट्रेचर से टकराती और इन रेस की वजह से यकीनन स्ट्रेचर टूट जाता और मैं आज़ाद हो जाता। लेकिन कृष्ण के दरमियान में आ जाने से वो इन रेस का टारगेट बनकर ख़त्म हो गया, इसलिए मुझे स्ट्रेचर खुद गिराकर बेल्ट्स को खींचकर अपने आप को आज़ाद करना पड़ा। कैप्टन शकील ने मुकम्मल वजाहत की। लेकिन अगर ये रेस स्ट्रेचर को तोड़ सकती थी तो तुम्हें भी तो नुकसान पहुंचा सकती थी, चौहान ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, ये चूंकि फर्श से उठी थी और T6 रेस की खासियत है कि वो जमीन से सिर्फ 3 फीट बुलंद हो सकती हैं, इसलिए वो सिर्फ स्ट्रेचर के निचले हिस्से तक ही पहुंच सकती थी। अभी देखो, इस दूसरे आदमी की टांगे और कूल्हे ही T6 का निशाना बने हैं, इसका ऊपर का जिस्म महफूज है। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए फर्श पर पड़े करमचंद की कृष्ण की तरफ इशारा करते हुए कहा और सबने देखा कि कृष्ण की दोनों टांगे और इसके कूल्हों का तकरीबन आधा हिस्सा इस तरह छलनी और टूट फूट का शिकार था जैसे किसी ने मशीन गन का पूरा बर्स्ट मारा हो। लेकिन वो दूसरा आदमी बाहर गया था, वो तो अंदर नहीं आया। इस बार कैप्टन शकील के दूसरे साथी सिद्दीकी ने चौंक कर कहा, ओह, उसका तो मुझे ख्याल भी ना रहा था। कैप्टन शकील ने चौंक कर कहा और फिर इससे पहले कि इसकी बात खत्म होती, अचानक दरवाजा एक झटके से खुला और मशीन गनों से मुसल्लह 3 आदमी बिजली की सी तेजी से अंदर दाखिल हुए। खबरदार,
हाथ उठा दो वरना, इन तीनों ने कड़कदार लहजे में कहा। वो इस तरह अचानक नमूदार हुए थे और इनके और कैप्टन शकील और साथियों के दरमियान इतना फासला था कि कैप्टन शकील और इसके साथियों के पास सिवाय इसके और कोई चाराकार ना रहा था कि वो हाथ उठा देते। ओह, तुमने चीफ और सेकंड चीफ दोनों को मार डाला, फायर करो, मार डालो इनको, अचानक एक आदमी ने बुरी तरह चीखते हुए कहा, और इसके साथ ही कमरा मशीन गन की रेड रेड के साथ इंसानी चीखों से गूंज उठा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।